हेलो फ्रेंड, आज के इस क्लास में हम लोग भूगोल के चैप्टर 1 के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या होता है। तो उत्तर इसका होगा कि जो मानव के उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें उन सभी वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। क्या? जो मानव के उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें संसाधन कहते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला आपका अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय यानी जो समाप्त हो जाता है, जल्दी नहीं बनता, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो सन 1972 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो सन 1972 में। याद रखिएगा आप सभी। फिर आगे क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो भारत में सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश में है। कहाँ? मध्य प्रदेश यानी एमपी में है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए, एग्जाम की दृष्टि से। फिर आगे क्वेश्चन है कि वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है। तो वनों की कटाई का प्रमुख कारण है शहरीकरण, कृषि विस्तार, औद्योगिकरण और एक तो जनसंख्या वृद्धि भी हो सकता है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रहा है जिससे आवास माने कम रहा है मानव के लिए, जिससे जंगल का कटाई किया जा रहा है, वनों का कटाव हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है हमारा कि सतत विकास का अर्थ क्या होता है। सतत विकास का अर्थ क्या होता है? तो संसाधनों का संरक्षण और संतुलित उपयोग होता है। ऑप्शन दिया रहेगा आपको, टेंशन नहीं लेना। संसाधनों का संरक्षण और संतुलित उपयोग सतत विकास का अर्थ होता है। ठीक है ना। फिर आगे हम लोग का क्वेश्चन है कि भारत में 2001 में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, यानी जंगल का विस्तार था। तो 19.27% विस्तार था। कितना? 19.27%। याद रखिएगा आप, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। फिर है अगला प्रश्न कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, परंतु पेटी भरने के लिए नहीं। किसने कहा था यह? तो यह कहा था महात्मा गांधी ने कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। यह कथन किसका है पूछेगा, तो महात्मा गांधी का यह कथन है। ठीक है ना। फिर हमारा आगे क्वेश्चन है कि भारत में भूमि उपयोग का सबसे बड़ा भाग किसके अंतर्गत आता है। तो भारत में भूमि उपयोग का सबसे बड़ा जो भाग है से कृषि के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत? कृषि के अंतर्गत, क्योंकि कृषि पर भारत के जो लोग हैं से बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं। ठीक है ना। फिर आगे है कि कौन सा जो राज्य है सफ़ेद क्रांति के लिए प्रसिद्ध है, सफ़ेद क्रांति के लिए फेमस है। तो गुजरात हो जाएगा आपको। कौन सा? गुजरात। गुजरात का राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमको। ठीक है। फिर आगे चलते हैं कि कौन सा राज्य जो है हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राज्य हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध है? तो वह हो जाएगा पंजाब। कौन? पंजाब हो जाएगा। और यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। हरित क्रांति के लिए पूछे प्रसिद्ध तो पंजाब, और सफेद क्रांति के लिए तो गुजरात। ठीक है ना। फिर आगे हम लोग का क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में जो सबसे अधिक चावल का जो उत्पादन है सब पश्चिम बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। फिर है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कहाँ होता है। तो गेहूं उत्पादन सबसे ज़्यादा यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। और अगर चावल उत्पादन पूछे तो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल यानी। ठीक है ना। फिर है कि भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो कपास का उत्पादन आपका गुजरात में होता है। यह सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगर कपास उत्पादन तो गुजरात, चावल उत्पादन तो पश्चिम बंगाल, अगर गेहूं उत्पादन पूछ रहा है तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है। फिर आगे है कि भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है। बस यही क्वेश्चन ही पूछ रहा है। चाय उत्पादन सबसे ज्यादा असम में होता है। कहाँ होता है? असम में होता है। और असम का आपको राजधानी बताना है कहाँ है से। असम में होता है। ठीक है ना।
फिर आगे क्वेश्चन ऐसा ही है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है आपका। किस राज्य में? कर्नाटक। यह क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से यह सब क्वेश्चन। ठीक है। फिर आगे और क्वेश्चन ऐसा ही आ गया कि भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जूट का उत्पादन आपका पश्चिम बंगाल में होता है। कौन सा? पश्चिम बंगाल में। और चावल का भी सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में ही होता है। ठीक है ना? आगे है कि भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में, और गेहूं का भी उत्तर प्रदेश में। दोनों ग से नाम है, याद रखिएगा। गेहूं, गन्ना, उत्तर प्रदेश, यूपी में। ठीक है ना? फिर ऐसा और क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन मैंने ऐसा है कि भारत में सबसे अधिक तिलहन उत्पादन किस राज्य में होता है? तो तिलहन जो है से एमपी में होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है भारत का। ठीक है ना? भारत में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार मध्य प्रदेश में ही है। तो यहाँ में तिलहन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है ना? फिर अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में सबसे अधिक मछली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश के लोग जो है सो मछली को ज़्यादा खाते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। मछली का उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा होगा? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना? अब आगे आते हैं, आगे प्रश्न है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर 4, सामान्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और व्यक्तिगत। ठीक है ना? यह 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा संसाधन कितने प्रकार, नवीकरणीय होते हैं, सब अपना-अपना अथी से होता है। फिर आगे है कि वनों को बचाने के लिए कौन सा आंदोलन प्रसिद्ध है? तो वनों को बचाने के लिए आपका चिपको आंदोलन जो है से प्रसिद्ध है, और आपको बताना है हमको कमेंट करके कि चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ। ठीक है ना? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ, यह आप लोग का एसडब्ल्यू होगा आज का, बताइएगा। फिर आगे है कि कौन सा संसाधन पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है? तो पुनः उत्पन्न कोयला और पेट्रोलियम, ये सब जो है तो पुनः उत्पन्न इसे नहीं किया जा सकता। किया भी जा सकता है तो बहुत टाइम बाद में इसको, तब तक हम लोग बचेंगे ही नहीं। फिर आगे है कि मृदा अपरदन को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? मृदा अपरदन को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो वृक्षारोपण, पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रोपना। ठीक है ना? और आगे है कि भारत में रेगुर मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो भारत में रेगुर मृदा कपास के फसल के लिए उपयुक्त है। ठीक है ना? और रेगुर मृदा का दूसरा नाम क्या है? बताइएगा आप लोग। फिर है कि भू संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भूमि को बंजर होने से बचाना भू संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है। यह 2 नंबर में भी कभी-कभी पूछ लेगा कि बताइए भू संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भूमि को बंजर होने से बचाना। ठीक है ना? फिर हमला हमारा अगला क्वेश्चन है कि पवन चक्की से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? पवन चक्की से कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा कि पवन चक्की से पवन ऊर्जा उत्पन्न होती है। कौन सा ऊर्जा? पवन ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है ना? आगे है कि भारत में किस प्रकार की मृदा की सर्वाधिक पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा भारत में सबसे अधिक पाई जाती है, याद रखिएगा आप सभी। आगे है कि रेगुन मृदा को किस नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न पूछे ही थे, यहाँ पर दिया है। रेगुन मृदा को हम काली मिट्टी के नाम से, काली मृदा के नाम से जानते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम पूछे रेगुन मृदा, रेगुन मृदा का दूसरा नाम पूछे तो काली मृदा। और यह किसके लिए उपयोगी है? तो कपास के लिए। फिर है कि संसाधनों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उत्पत्ति, नवीकरणीयता, स्वामित्व और उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जाता है, यानी पर भेदों में बांटा जाता है, कर सकते हैं आप। फिर आगे चलते हैं कि भारत में अधिकतम मृदा अपरदन किस कारण से होता है? तो वर्षा और वनों की कटाई से भारत में अधिकतम मृदा अपरदन होता है। किस कारण से? तो वर्षा और वनों की कटाई से। आगे है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? लाल मिट्टी जो है उसका जो लाल रंग है किसके उपस्थिति के कारण होगा? तो लौह ऑक्साइड के कारण होगा। किसके अनुपस्थित उपस्थिति सॉरी उपस्थिति के कारण? तो लौह ऑक्साइड के कारण। ठीक है ना? आगे अब चलते हैं, हम लोग का 5 प्रश्न और बचा हुआ है कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी में पोटास और फास्फोरस की कमी होती है? तो लाल मिट्टी में पोटास और फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है ना? लाल मिट्टी में। ठीक है? फिर है कि खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है?
तो धान है। खरीफ की प्रमुख फसल कौन है? धान है। और रबी की प्रमुख फसल कौन सी है? तो गेहूँ है, याद रखिएगा। रबी पूछे तो गेहूँ, खरीफ पूछे तो धान। अब आते हैं अगला प्रश्न में कि भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में, ठीक है ना। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में। फिर आ गया कि भारत भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है भारत में, ठीक है ना। आगे है क्वेश्चन कि कौन सा राज्य नीली क्रांति से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश आपका नीली क्रांति से संबंधित है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन हमारा है कि खेतों की मिट्टी को बचाने के लिए कौन सा उपाय प्रभावी है? तो कंटूर जुताई, ठीक है ना। कौन सा? कंटूर जुताई। और कौन सा राज्य जो है सो नीली क्रांति से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको इसका नोट लेना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के बायो में दिया हुआ है, या इस वीडियो के नीचे एक कमेंट में भी देख लीजिएगा तो मिल जाएगा, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए क्लास को बंद करते हैं। थैंक यू।